नमस्कार, मेरा नाम किरण सांगवान और आप देख रहे हैं तेज क्लासेस रोहतक। समय के साथ तेज चलने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल तेज क्लासेस रोहतक। सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं आज हम, जो कि है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है और उसके क्या क्या मुख्य तत्व हैं, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, ये मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा देश है और ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में दो तरह की कम्युनिटीज रहती हैं, दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक का रंग, एक कम्युनिटी का रंग सफेद है और दूसरे का सांवला। जोन्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी, तो उसे वहां एक रजिस्टर यानी कि एक स्क्रैप बुक मिली। ठीक है, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पर्सन पूछा कि क्यों मारी उसको गोली। ठीक है, माया की मां ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले क्या है, रंग भेद कानून से शासित था, यानी कि वहां पे लोगों का रंग के कारण, ठीक है, उनसे भेदभाव किया जाता था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी और दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग कम्युनिटीज में लोग बटे हुए थे। ठीक है, अश्वेत भारतीय, श्वेत भारतीय, ठीक है, अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। ठीक है, तो इसमें आपने क्या समझा कि रंग भेद का मतलब क्या है। ठीक है, रंग भेद कानून क्या था। ठीक है, उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पतालों की गाड़ियां भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पतालों की गाड़ियों की जरूरतों के समान थे वो अच्छी तरह से होते थे, उसमें सारी फैसिलिटी होती थी, जबकि जो काले लोग थे उनके लिए वो गाड़ियां नहीं थी और ना ही उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे, कि वहां पे स्टॉपेज भी अलग अलग हैं उनके आने जाने के लिए। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। अश्वेत लोगों को, ठीक है, वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। ठीक है, भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों यानी कि क्या था, गोरे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। कौन सा शहर था वो? स्वेटो, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, सिर्फ श्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ठीक है, तो जहां वहां के जो श्वेत लोग थे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अफ्रीकन्स। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला गया, कि उनको प्रेशराइज किया गया कि आप लोग ये लैंग्वेज सीखेंगे। लेकिन वो क्या है, अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बहुत पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाई और एक गोली हेक्टर को लगी और उसकी मौत होगी। तो यह दिन कौन सा था? 16 जून 1976 की ये घटना थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता, तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। और तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता मिली। तो कब मिली उनको सफलता? 1994 में। ठीक है, 1994 में
एक लोकतांत्रिक देश बना दक्षिण अफ्रीका, फिर क्या बना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। तब से सभी प्रजातियों को, लोगों को बराबर माना जाने लगा। ठीक है, तो श्वेत लोगों को किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, तो उसकी आप लोगों ने सूची बनानी है। तो ये सब बातें आपने इस इंडेक्स में लिखनी है। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? तो क्यों होना चाहिए? आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। ठीक है, लोकतांत्रिक होने का क्या अर्थ है? भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आपने पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें देखा है कि लोकतंत्र में लोगों को निर्णय लेने की छूट होती है। वो क्या है, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वे प्रतिनिधि ही आगे जाके गवर्नमेंट में बैठते हैं और वही हमारे लिए कानून बनाते हैं या हमारी मांगों को रखते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब हम किसी नेता को चुनते हैं तो ये सोचते हैं कि जो हमारे आसपास जो भी समस्याएं हैं वो उनको सरकार के सामने रखे। ठीक है, और वहां से वो सब समस्याओं को दूर किया जा सके। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो गवर्नमेंट को चुनने के लिए कितना समय है? तो वो है 5 वर्ष का। ठीक है, एक बार चुने जाने के बाद 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में रहना तभी संभव है जब वो लोगों के बारे में या लोगों के हितों के बारे में काम करे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, भागीदारी के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। कैसे हैं? लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो लोग क्या कर रहे हैं, किसानों ने आंदोलन किया हुआ है। ठीक है, वो सहमत नहीं है गवर्नमेंट के बनाए हुए, तो वो क्या है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, यहाँ किस पर असहमति प्रकट की जा रही है? ठीक है, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। ठीक है, तो आप कैसे गवर्नमेंट को अपनी बात से या असहमति बता सकते हो किसी चीज को लेके या किसी कानून को लेके या किसी भी लॉ को पास किया जाता है तब। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? जुलूस निकाल के, हड़ताल करके, हस्ताक्षर अभियान आदि ये सब करके। ठीक है, कि ये चीज न्याय संगत है और उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेवारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है भी कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। ठीक है, तो क्या है, तो इन तरीकों से क्या है, आम लोग जिनको उनके हक नहीं मिलते हैं, ठीक है, या उनको दबाया जा रहा है, तो वो आंदोलन करके सरकार को इससे अवगत करा सकते हैं या ये बता सकते हैं कि जो उनका निर्णय लिया गया है वो सही नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी चर्चाएं हैं वो अखबार में या टेलीविजन पर आए दिन ये मुद्दे आते रहते हैं। अगर देश के लोग सजग हो जाते हैं, इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाए, तो इस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता हम वोट किसको दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लिए उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या वो एजुकेटेड है या नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, तो इस तरह से। ठीक है, अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या
गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हमें एक क्षण रुक कर पता करना चाहिए कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान करना। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब क्या करेंगे, जब कोई बात नहीं मान रहा है तो वहां पे बल का प्रयोग किया जाता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है, कैसे? अलग अलग जब उनकी कम्युनिटी एक नहीं होती है, उनका रीजंस अलग होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो क्या है, आपस में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में क्या है, भय, असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करे। तो समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ सकते हैं और उनमें सरकार ने उनको कैसे उनके लिए सॉल्यूशन दिए या उनको कैसे शांत किया, वो भी जान सकते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन आएगा फिर? तो पुलिस आती है इन कामों में। पुलिस की जिम्मेदारी यह है सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति कभी भी पैदा ना हो। ठीक है, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। ठीक है, भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इसको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कैसे? कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कहां पे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। कहां पे? कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध पर भरा हुआ पानी। ठीक है, इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। किसकी? बेंगलुरु की। तमिलनाडु के मैंटूर बांध में भरे हुए पानी, इसी नदी के पानी से कई राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। समझ आया? तो ये जो विवाद है दोनों स्टेट्स के बीच, ये 30 साल से चल रहा है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, जो दोनों डैम हैं वो एक ही नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेंटेरू बांध नदी के निचले छोर पर है। मेंटेरू बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। जब ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा तभी नीचे वाले छोर पे पानी भरा जा सकता है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। समानता एवं न्याय कैसे कर सकती है लोकतांत्रिक सरकार? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, उसका है न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सरकार ने क्या इस विचार का समाधान किया? सभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इक्वलिटी का राइट दिया गया है। ठीक है, कि सब लोग बराबर हैं और किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग, नस्ल, भेद, जाति, किसी भी तरह का।
तो जब छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालात यह थे कि उन्हें जहां भी जाना है मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनको एक साथ बिठाया नहीं जाता था, उनको स्कूल में जाने की अनुमति नहीं होती थी या आगे बैठने की अनुमति नहीं होती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो उन्होंने बहुत जोर देकर इस अमानवीय प्रथा का विरोध किया था कि जो सभी मानवों के लिए समान है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, सबको इक्वल समझा जाए। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति कि लोग सड़कों की देखभाल लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को दिया जाता है। तो यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल में जाने में कैसे मदद मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और अभ्यास के क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? अगर आज के टाइम वहां पे माया है तो आज दक्षिण अफ्रीका में कैसा माहौल है? किन विभिन्न तरीकों से सरकार की प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं लोग? कैसे हिस्सा ले सकते हैं लोग? गवर्नमेंट की जितने भी काम है, एक्टिविटी हैं, कैसे हिस्सा ले सकते हैं? विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।